हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स 2023 के एग्जाम की। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय का जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पेपर जो है 2-3 पार्ट्स में सॉल्व करूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सकूं। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप आगे से और वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेजर है बिजनेस एंटरप्राइज में जिसको हम सक्सेस का मेजर कहते हैं, जिसे हम अपनी सक्सेस को बिजनेस में मेजर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, दूसरा है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा है आपका ग्रोथ रेट, और चौथा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप डिसाइड करिए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रोथ रेट। किसी भी बिजनेस की सक्सेस को मापने के लिए या मेजर करने के लिए हमें उसकी ग्रोथ रेट देखनी पड़ती है। जिसकी जितनी ग्रोथ रेट होती है उसकी बिजनेस की, एंटरप्राइज की सक्सेस हम मानते हैं कि हाँ, वो बिजनेस उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन से और डिटेल में समझते हैं। द मेजर ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट से ही हम किसी बिजनेस एंटरप्राइज की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। जितना हायर होगा ग्रोथ रेट बिजनेस में, उतना ही हम उस बिजनेस को सक्सेसफुल बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बैंकिंग रिलेट्स टू। तो बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग क्या कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, कि प्राइमरी सेक्टर है, कि सेकेंडरी सेक्टर है? तो अगर हम बात करें तो बैंकिंग क्या करती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैश डिपॉजिट करने की, कैश विड्रॉ करने की, लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये हमें बेसिकली क्या करती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसीलिए बैंकिंग हमारी सर्विस सेक्टर में आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर सही हो जाएगा। तो बैंकिंग रिलेट्स टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बैंकिंग इज अ सर्विस सेक्टर एज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो बैंकिंग क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, क्योंकि ये कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है कई तरह की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, विच among the following contributes maximum to the GDP। तो इसमें से कौन सा एरिया ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को मैक्सिमम करने में? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर, और चौथा है फूड प्रोसेसिंग। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा आंसर होगा। अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल कितना प्रोवाइड करता है। मैंने हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए लाया है, ताकि ये क्वेश्चन दोबारा कभी भी किसी भी एग्जाम में आए तो आप गलत ना कर सकें। ठीक है, द सर्विस सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द टेरिटरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर को ही हम टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में इंडिया में। ठीक है, इंडिया रैंक्स 15th इन द सर्विस आउटपुट। तो सर्विसेज आउटपुट सबसे ज्यादा 15th रैंक पे आता है इंडिया। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 23% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द कंट्री। ये 23% जो है कंट्री में वर्कफोर्स या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। The sector includes construction, trade, hotels, transport, restaurant, communication and storage, social and personal services, community, insurance, financing, business services and real estate, banking services। ये सारी सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं, और जीडीपी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलिए अब टोटल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 20.19% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, सर्विस सेक्टर 53.89% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री हमारी 25.92% प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट हमारी सर्विस सेक्टर आ जाती है,
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन में उसके बाद इंडस्ट्री आ जाती है और थर्ड नंबर पे हमारा एग्रीकल्चर का रूल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। पहला कह रहा है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, दूसरा है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तीसरा है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, चौथा है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो हम बात करें तो रिस्क हमारा कौन रिमूव करता है? पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है वेयरहाउसिंग। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर होता है, या रिस्क हमारा जो है इंश्योरेंस ही कवर कर पाता है। हमने इंश्योरेंस कराया है तो हम अपने रिस्क को रिमूव कर पाते हैं या रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन तो सी से हो जाएगा। फोर्थ का सी कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे है। इसका मतलब 2 और 4 ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 या 3 में से ही कोई आंसर है। ठीक है, तीसरा कह रहा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस का हिंड्रेंस कौन खत्म करता है? ट्रांसपोर्ट खत्म करता है। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड का बी यहाँ भी है और थर्ड का बी यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, सॉरी हाँ, थर्ड का बी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है, रिस्क हमारा इंश्योरेंस रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम हमारा वेयर हाउसिंग रिमूव करता है क्योंकि हम वहाँ पे अपना स्टोर करके रख पाते हैं, और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एडवर्टाइजमिंग रिमूव करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया है। रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज बाय एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से हमारे जो नॉलेज के हिंड्रेंसेस या रुकावट आती है उसको रिमूव करता है। ये एक तरह का ऐसा वे है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की मदद से ही हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, तो बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स गुड्स वन प्लेस टू अनदर, हेंस इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट हमारे प्लेस की प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है। ट्रांसपोर्ट की मदद से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम बाय वेयर हाउस, इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी, ये हमारी टाइम को यूटिलाइज करता है। इन वेयर हाउस गुड्स स्टोर्स एंड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, हम वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर देते हैं और जब उनकी डिमांड या रिक्वायरमेंट होती है तब उनको बाहर लाते हैं। ठीक है, सो इट फुलफिल्स द सीजनल एंड ऑफ सीजनल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, तो इंश्योरेंस सेक्टर हमारा रिस्क को कवर कर लेता है बिकॉज इट कवर योर रिस्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिजनेस स्टडीज से है। इसमें कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की क्या लायबिलिटी होती है? पहला है नॉट अराइज, दूसरा है अनलिमिटेड, तीसरा है ज्वाइंट, चौथा है लिमिटेड। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने चैनल में, आप सर्च करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बाय स्टडी ऑफ कॉमर्स तो आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली का क्या होता है? ओनर होता है, मालिक होता है। ठीक है, तो जो हमारी फैमिली का सबसे बड़ा पर्सन होता है, जो एज में सबसे बड़ा होता है, उसी को कर्ता कहते हैं, जो कि ओनर भी होता है बिजनेस का। ठीक है, तो इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, सारा रिस्क ये अकेले ही कवर करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद रखिएगा। द हेड ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड द कर्ता, तो जो हेड होता है उसी को हम कर्ता बोलते हैं। कर्ता इज द पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो कर्ता ऐसा पर्सन होता है जिसका पूरा कंट्रोल बिजनेस पे होता है। वो एडवाइस ले सकता है ऑल द मेंबर्स से फैमिली के, लेकिन बाउंड नहीं है किसी की एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए या डिसीजन को। ठीक है, तो इसीलिए जो कर्ता होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा बिजनेस स्टडीज से ये, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज फॉलोड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? पहला है नो वोट, दूसरा है वन मैन वन वोट, तीसरा है मल्टीपल वोट्स और चौथा है वन शेयर वन वोट। तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्शन या वोट के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे वन मैन वन वोट वाला जो है प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 मैन 1 वोट। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑफन अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की, who come together with the intention to work together and to promote their economic interest, जिसमें से कुछ लोग मिल करके एक साथ जो है एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, सबका मोटिव सेम होता है। These societies work on the principle of self help as well as mutual help। तो ये अपनी भी मदद करते हैं और 4 लोगों की और मदद करते हैं सोसाइटी में। The primary goal is to provide support to the members। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेंबर्स को सपोर्ट करना। The members of a primary cooperative society have equal voting rights। जो जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, तभी यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन इट्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहे, उसको एज अ कंपनी वो करना चाहे, रजिस्टर करना चाहे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो थर्ड है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये भी कमेंसमेंट यानी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए किसकी जरूरत पड़ती है। फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए होता है, उसी में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। और ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द चार्टर ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी के चार्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है कंपनी को बनाने के समय में और उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है शेयर होल्डर्स के साथ, और ऑब्जेक्टिव्स को इसी स्पेसिफाई करता है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। कंपनी बनाई जा रही है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला है आपका एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। अगला है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कि स्पेसिफाई करता है कि कंपनी का बर्थ कब हुआ है एज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। चलिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? ये एक डिक्लेरेशन होता है, डायरेक्टर्स के द्वारा बनाया गया होता है विद इन 180 डेज ऑफ कंपनीज क्रिएशन। कंपनी क्रिएट होने के 180 दिन के अंदर में, ठीक है। इसमें डिक्लेयरिंग जो है डायरेक्टर्स क्या डिक्लेयर करते हैं कि सब्सक्राइबर्स जो होंगे एमओए के वो हैव पेड द एग्रीड अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर्स। वो इतना एग्रीड वैल्यू जो है शेयर्स का पे करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बिगर फंक्शनल स्कोप। तो इसमें से किसका जो है फंक्शनल स्कोप ज्यादा है? पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है ट्रेड, चौथा है हमारा कॉमर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बैंकिंग तो सर्विस सेक्टर में आ जाती है, इंश्योरेंस हमारा वो भी सर्विस सेक्टर में आ जाता है, ट्रेड हमारा ट्रेड में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है, ये हमारा कॉमर्स के ही अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंक्शनल स्कोप की तो सबसे बड़ा स्कोप कॉमर्स का है क्योंकि कॉमर्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे वाइडर स्कोप किसका है? कॉमर्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कॉमर्स हैज द बिगर स्कोप एज ट्रेड, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो इन तीनों से ज्यादा स्कोप किसका है? कॉमर्स का है। इट्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सब एरियाज ऑफ कॉमर्स। तो ये कॉमर्स का ही या उसके सब एरियाज हैं या पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय।
तो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट, दूसरा है शेयर होल्डर्स, तीसरा है हमारा डिवेंचर होल्डर्स और चौथा है पब्लिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट तो अपॉइंट नहीं करती है, डिवेंचर होल्डर्स तो कर ही नहीं सकते हैं, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी नहीं अपॉइंट कर सकती। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं पब्लिक कंपनी में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो ये शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एवरी शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू वोट विदाउट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हर। ठीक है, तो कोई भी शेयर होल्डर जो है, सभी शेयर होल्डर जो है वो वोट दे सकते हैं बिना ये कंसीडर किए कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है, एक भी शेयर लिया है तो भी वो कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इन अ गवर्नमेंट कंपनी व्हाट मिनिमम पोर्शन ऑफ द पेड अप कैपिटल मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा है 25%, तीसरा है 51%, चौथा है 50%। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन 51% जो है मिनिमम पोर्शन पेड अप कैपिटल का गवर्नमेंट के पास होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी में, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनिमम 51% पोर्शन ऑफ अ पेड अप कैपिटल मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है उसका मिनिमम जो है 51% पोर्शन जो है पेड अप कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि एक मैन का कंट्रोल बेस्ट होता है इन द वर्ल्ड में? पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो दूसरा है हेनरी फ्योल, तीसरा आपका एल.एच. हेने और डी ऑप्शन है डब्ल्यू.आर. बैसेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स में ये वाला स्टेटमेंट आ जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारे हेनरी फ्योल का ही ये स्टेटमेंट है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हेनरी फ्योल का स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा डब्ल्यू.आर. बैसेट का स्टेटमेंट है। वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो डब्ल्यू.आर. बैसेट ने कहा था कि वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में उन्होंने कहा था। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एकल बिजनेस की बात की जा रही है। जब एक व्यक्ति अकेले कोई बिजनेस करता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सारा रिस्क वही कवर करता है। तो उसी पे ये बात उन्होंने कही थी कि वन मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो पूरे बिजनेस पे उसी एक व्यक्ति का कंट्रोल होता है जिसका बिजनेस होता है। ठीक है, तो ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी विल बी 2 एंड मैक्सिमम विल बी 200। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलिए और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। It is a form of public sector enterprise which is run as a department of a government.
तो ये पब्लिक एंटरप्राइज का एक ऐसा एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जिसका डिपार्टमेंट रन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू। तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल किस पे नहीं अप्लाई होता है? तो पहला है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा है फायर इंश्योरेंस और चौथा है जनरल इंश्योरेंस। तो अगर हम बात करें तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे फॉलो नहीं होता, बाकी इन तीनों पे फॉलो होता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं कि सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है। तो सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस इज अ लीगल राइट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक तरह का लीगल राइट होता है इंश्योरेंस कंपनी का कि वो लीगली परस्यू करती है एक थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस, कि वो थर्ड पार्टी को परस्यू करती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस डैमेज के लिए। इंश्योरेंस लॉस कॉस्ट टू द इंश्योर्ड, इंश्योरेंस का जो लॉस होगा वो इंश्योर्ड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो सब्रोगेशन इज डन टू रिकवर द क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पेज टू द इंश्योर्ड फॉर द डैमेजेस। तो जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए सब्रोगेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम इंश्योर्ड को कॉज नहीं बता सकते कि हाँ उसने खुद ही अपनी जान ली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए सब्रोगेशन का प्रिंसिपल LIC में नहीं फॉलो होता, ये चीजों के लिए है, एसेट्स के लिए है, ये एसेट्स पे ये या चीजों पे ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे बैंक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उसका ईयर ऑफ इंसेप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में हमारा फर्स्ट वाला D है, यानी ICICI बैंक हमारी 1994 की इंसेप्शन है। ठीक है, और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक हमारी जो है 2009 की है। और अगर हम इस पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक हमारी 1894 की है। और SBI की बात करें तो SBI हमारी 1955 की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ICICI बैंक हमारी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में एज अ पार्ट ऑफ द ICICI ग्रुप। पंजाब नेशनल बैंक का इंसेप्शन हुआ था 1894 में, ये PNB वॉज फाउंड इन द ईयर 1894। तो इसको 1894 में बनाया गया था एट लाहौर प्रेजेंटली इन पाकिस्तान एज एन ऑफ शूट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जुलाई 1 1955 को इंस्पेक्ट हुई थी। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इम्पीरियल बैंक थी इंडिया की उसी को बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट द डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पार्टिकुलर लिमिट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट का टाइप होता है जिसमें हम जो हमारा डिपॉजिट है जब वो एक्सेस हो जाता है एक पार्टिकुलर लिमिट से तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है एक अलग फिक्स्ड डिपॉजिट में। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, चौथा है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? D, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है इसी में ऐसा ऑप्शन होता है कि हमारा डिपॉजिट का अमाउंट जब पर्टिकुलर लिमिट से एक्सेस होने लगता है तो उसको ऑटोमेटिकली अकाउंट क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है हमारे अलग दूसरे फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ सेविंग अकाउंट। तो एक तरह का सेविंग अकाउंट ही होता है दैट अलाउज इट्स होल्डर टू मेक डिपॉजिट्स फ्रॉम विच ए सर्टेन अमाउंट गेट ट्रांसफर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट व्हेन डिपॉजिट्स मनी एक्सीड्स अ स्पेसिफिक लिमिट। तो जब हमारे डिपॉजिट की जो मनी है वो एक लिमिट से एक्सीड करने लगती है, बढ़ने लगती है, तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, क्रिएटिंग द एसेंस ऑफ द मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट डेफिनेशन। Multiple option deposit accounts are now available for the general public in India। और अब जो है ये जनरल पब्लिक के लिए भी अलाउ हो गया है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इंडिया में। ठीक है, दे आर एन एक्सीलेंट वे फॉर पीपल
तो ये एक एक्सीलेंट वे है पीपल के लिए हु वांट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, जो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। बट डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन जस्ट वन प्लेस, और वो एक ही प्लेस पे अपनी मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस केस में मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट वो खुलवा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कन्वेंस, flexibility and diversification features. They also allow people to compare the returns from different investment to select the best investment from them. ठीक है, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने में भी लोगों की मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा इंश्योरेंस से ही है। इसमें कह रहा है, अभी तक दूसरा क्वेश्चन है ये इंश्योरेंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस। तो इसमें से कौन सा है जिसको हम जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करते। पहला है फायर इंश्योरेंस, दूसरा है मैरिन इंश्योरेंस, तीसरा है फेडिलिटी इंश्योरेंस और चौथा है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। तो हम लाइफ इंश्योरेंस को जो है जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जनरल इंश्योरेंस इज अ कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो ये हमारी एसेट्स को किसी अनएक्सपेक्टेड आकस्मिक खतरे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज अ कॉमन टर्म दैट कवर्स ऑल काइंड ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हर तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में नहीं आता, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर, तो जनरल इंश्योरेंस हमारे कई तरह के हैं, जैसे फायर हो गया, मैराइन हो गया, मोटर हो गया, एक्सीडेंट हो गया एंड अदर मिसलिनियस नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये सभी हमारे जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड बाय। तो बिल ऑफ लैडिंग कौन इशू करता है। पहला है शिपिंग कंपनी, दूसरा है कैप्शन ऑफ द शिप, तीसरा है कस्टम ऑफिसर, चौथा है एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर। तो अगर हम बिल ऑफ लैडिंग की बात करें तो ये शिपिंग कंपनी इशू करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं बिल ऑफ लैडिंग क्या होती है। ए बिल ऑफ लैडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, जिसको हम शिपिंग कंपनी कहते हैं, टू अ शिपर, दैट डिटेल्स द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ अ गुड्स बीइंग कैरीड। तो जो भी गुड्स जो है वो शिप होना है उसके लिए ये शिपिंग कंपनी इशू करती है बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, जिसमें आइटम की टाइप, डिटेल, क्वांटिटी और डेस्टिनेशन भी दिया होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन। तो बताइए द वर्ल्ड बैंक जो है अपने ऑपरेशन को कब स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने ऑपरेशंस को जून 1946 में स्टार्ट की थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जून 1946। चलिए वर्ल्ड बैंक की डिटेलिंग भी मैंने दे रखी है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है द IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड इन जुलाई 1944। तो इनको 1944 में बनाया गया था एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन ब्रिटेन वुड्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में न्यू हैम्पशायर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक ओपन इट्स डोर्स ऑन जून 25, 1946। तो इसके ऑपरेशंस जून में 1946 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। नियरली 2 years आफ्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट हैड बीन ड्राफ्टेड एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक तरह की इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को एंड प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट। तो ये लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जितनी भी मिडिल या लो इनकम की कंट्रीज हैं उनको लोन ये प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड कर दिए फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के पर्पज से, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2002। तो कौन सा जो है कंपनीज एक्ट 2002 के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। पहला है प्रीडेटरी प्राइसिंग, दूसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, तीसरा है मेडिकल नेग्लिजेंस और चौथा है
एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो अगर हम बात करें तो मेडिकल नेग्लिजेंस हमारा कंपनीज एक्ट 2002 रेगुलेट नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2002 हमारा, एक मिनट, कंपनीज एक्ट 2002 हमारा was enacted by the Parliament of India and governs Indian competitive law। तो ये हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था और ये हमारी इंडियन कॉम्पिटिटिव लॉ को गवर्न करता है। इट रिप्लेस द मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसने जो है हमारे मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस किया है। दिस एक्ट वॉज अमेंडेड बाय द कंपटीशन Amendment Act 2007 and again by the Competition Amendment Act 2009। ठीक है। The Act establishes a commission which is duty bound to protect to the interests of free and fair competition। तो इसमें free and fair competition की बात हुई है। And as a consequences protect the interest of consumer। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। तो यहाँ पे कहीं भी मेडिकल नेग्लिजेंस की कोई बात नहीं हुई है कंपटीशन एक्ट 2002 में। ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।